कहते हैं वक्त सबका आता है, किसी का अच्छा किसी का बुरा और किसी किसी के मौत का भी। अर्पित रात के करीबन 12 बजे के आसपास अपनी बिल्डिंग में पहुंचा। लिफ्ट खराब होने की वजह से अर्पित को सीढ़ियों से ही छठे माले पर बने अपने फ्लैट पर जाना था। अर्पित एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने की एक और आहट अर्पित को साफ सुनाई दे रही थी। अर्पित ने सोचा कि ये पड़ोस वाला खड़ूस माथुर होगा जिसके साथ अर्पित की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। माथुर की आदत थी पार्टी करके घर देर से आने की। खैर, ये सब सोचते हुए अर्पित ने सारी सीढ़ियाँ पार की और उसके रुकते ही उसके पीछे से आती वो एक और कदमों की आहट भी शांत हुई। और तभी अर्पित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पीछे तो कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर गीले जूतों के निशान वहाँ तक आए थे जहाँ इस वक्त अर्पित खड़ा था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? अगर पीछे सीढ़ियों पर कदमों के निशान थे तो कोई पीछे होना भी तो चाहिए था। यही सोचता सोचता अर्पित अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा। जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा। अंदर घुसते ही कुछ उबलने की आवाज़ अर्पित को सुनाई दी। अर्पित दौड़कर किचन में पहुंचा तो पाया गैस पर रखे एक बर्तन में पानी उबल रहा था। मगर ये कैसे हो सकता था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से गैस तो ख़त्म हो चुकी थी। तो आखिर गैस भरवाई किसने? अर्पित ने अपना घर छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसीलिए सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अर्पित सोने चला गया और उसकी आंख लगे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक अर्पित ने अपने आप को किचन में पाया, जहां गैस पर रखे उस बर्तन में फिर से पानी उबल रहा था। न जाने क्यों अर्पित ने वो गर्म बर्तन अपने दोनों हाथों से उठाया और किचन से निकलकर अर्पित बेडरूम में पहुंचा, जहां बेड पर अर्पित ने खुद को सोते हुए देखा। हाथ में उबलते पानी का बर्तन लिए अर्पित बेड पर लेटे अर्पित तक पहुंचा और सारा पानी उस पर उड़ेल दिया। धीरे धीरे एक जलन अर्पित की छाती पर होना शुरू हुई और अचानक अर्पित हड़बड़ा कर खड़ा हुआ। कुछ पल लगे अर्पित को ये समझने में कि वो सपना देख रहा था, लेकिन अर्पित की आंखों का साइज 2 गुना हो गया जब ज़मीन पर वही बर्तन पड़ा दिखा जो अर्पित ने सपने में देखा था। और अपने बिस्तर को पूरा गीला पाकर अर्पित को खुद की दिमागी हालत पर शक होने लगा था। खैर, जैसे तैसे अर्पित ने वो रात निकाली और अगली सुबह एक साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर 10 बजे उस साइकेट्रिस्ट के ऑफिस पहुंचा। अर्पित ने साइकेट्रिस्ट को सारी बात बताई। साइकेट्रिस्ट ने अर्पित से एक ही बात कही, मैं थोड़ी देर में आपके घर आता हूँ, फिर शुरू करते हैं आगे का इलाज। रात के 9 बज चुके थे। अर्पित सोच रहा था कि साइकेट्रिस्ट आने ही वाला होगा और यही सोचते सोचते आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन साइकेट्रिस्ट अभी तक नहीं आया था। इसीलिए अर्पित ने उसके ऑफिस पर फ़ोन मिलाया। डॉक्टर के ऑफिस पर बात करके अर्पित को पता लगा कि वो तो उस ऑफिस में सुबह से बस कॉल किए जा रहा है, बाकी एक बार भी ऑफिस विज़िट नहीं किया था अर्पित ने। अर्पित फ़ोन पटक कर सर पकड़ के बैठा ही था कि उसके फ्लैट की डोरबेल बजी। अर्पित ने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक बार फिर अर्पित के होश उड़ना जायज़ था, क्योंकि सामने साइकेट्रिस्ट मनीष उपल खड़े थे, जिनके ऑफिस पर अभी अभी अर्पित ने कॉल की थी। डॉक्टर के आगे आगे अंदर आते हुए अर्पित ने डॉक्टर मनीष से कहा कि आपके ऑफिस पर बात हुई, तो वो बोले कि आज मैं आपके ऑफिस पर गया ही नहीं। डॉक्टर ने एक हल्की मुस्कान के साथ अर्पित के इस बात का जवाब दिया। हो जाती है गलतफहमी कई बार। खैर, अंदर आने के बाद डॉक्टर मनीष के कहने पर अर्पित ने अपने कमरे की सारी लाइट्स बुझाई
और कमरे के बीचों बीच एक मोमबत्ती जला कर रखी। मोमबत्ती की एक साइड डॉक्टर खुद बैठे और एक तरफ अर्पित को बिठाया। डॉक्टर मनीष ने अर्पित को मोमबत्ती की लो पर फोकस करने को कहा। फोकस बनाओ अर्पित, तुम कर सकते हो। हाँ, तुम कर सकते हो। तुम्हारी आंखें बारी हो रही है। और अचानक डॉक्टर मनीष की आवाज़ की जगह एक अलग आवाज़ अर्पित के कानों में पड़ी। कमीने, मरने वाला है तू। अर्पित का एकदम से ध्यान टूटा और अर्पित ने खुद को एक ब्रिज पर पाया। अर्पित के दिल ने अचानक एक असामान्य रफ्तार पकड़ी। अर्पित अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर दौड़ा अपने घर की तरफ और करीबन आधा घंटा बिना रुके दौड़ने के बाद अर्पित पहुंचा अपनी बिल्डिंग के बाहर। बिल्डिंग में पहुंचते ही गार्ड ने अर्पित से कहा, अरे सर, आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आया था। मुझे नहीं पता था कि आप बाहर गए हैं, इसीलिए मैंने उसको आपके फ्लैट में भेज दिया। अर्पित गार्ड की यह बात सुनकर सीढ़ियों की ओर चला। सीढ़ियों से ऊपर जाते जाते अर्पित सोच रहा था कि आखिर वो ब्रिज पर कैसे पहुंचा। क्या सच में वो पागल हो चुका है? यही सोचते सोचते अर्पित अपने फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट का दरवाज़ा खुला था। अंदर गया और अंदर जाकर जो अर्पित ने देखा वो देखकर एक पल में अर्पित की एड़ी से लेकर उसके सर तक एक सिरहन सी दौड़ गई, क्योंकि अंदर सोफे पर रिंकू बैठा था जिसका बदन पूरा सड़ गल चुका था। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि रिंकू को तो अर्पित ने अपने हाथों से मारकर ब्रिज से नदी में फेंका था। दरअसल रिंकू अर्पित का खास दोस्त था, लेकिन इससे भी खास बात ये थी कि जिस लड़की से अर्पित प्यार करता था उसी लड़की से रिंकू भी करता था। और जब अर्पित को पता लगा कि वो लड़की भी रिंकू से प्यार करती है तो रिंकू को अपने रास्ते से हटाने के लिए अर्पित ने उसे अपने घर बुलाया और रिंकू को हद से ज़्यादा शराब पिलाकर उसे पीट कर और गला दबाकर अधमरा कर दिया और उसे एक बोरे में भरकर ब्रिज से नीचे नदी में फेंक दिया। लेकिन हर इंसान के कर्मों का हिसाब ज़रूर होता है और अब अर्पित की बारी थी। सोफे पर बैठा रिंकू खड़ा हुआ और खड़े होते वक्त गलने की वजह से जो गड्ढे रिंकू के चेहरे पर बने थे उनसे काला गंदा पानी निकलने लगा। अर्पित रिंकू के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो रिंकू, मुझे माफ़ कर दो। रिंकू अर्पित की ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जा, किया माफ। अर्पित खुश हुआ और दौड़ा दरवाजे की तरफ, लेकिन बिना किसी के सामने आए उसे पीछे की ओर एक धक्का लगा। अर्पित उड़ता हुआ खिड़की को तोड़ते हुए 6th फ्लोर से बिल्डिंग कंपाउंड में आकर गिरा। चंद लम्हों की बची अपनी सांसों में अर्पित बंद होती आंखों से अपनी खिड़की पर रिंकू को खड़ा देख पा रहा था। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।